चलो क्वेश्चन नंबर 39 में बेटा तुमको क्या दे रखा है ये, चलो ये पास्ट ईयर हमने EMI AC के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जेई मेंस के 2019 12th जैन का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। अ 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो तुम्हारे पास कोई वायर है जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ एक्सटेंड कर रही है। इट इज फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने तुम्हारे सामने बना रखा है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ये वायर फॉल करते हुए जा रही है, वर्टिकली फॉल करते हुए जा रही है। ठीक है ना, वर्टिकली फॉल करते हुए जा रही है, मान लो इनटू द पेज। ठीक है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन से प्लेन में होते हैं? हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तुम्हारे सामने जो मैंने प्लेन ड्रॉ कर रखा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये हमारी वायर फ्री फॉल करते जा रही होगी वर्टिकली। ठीक है ना, तो इसकी फॉल करने की स्पीड तुम्हारी बता रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, और उसको मैं फॉल करता हुआ डाउनवर्ड मान रहा हूँ, इनटू द पेज मान रहा हूँ। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इनटू द पेज कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ने बता रखा है राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। इट इज फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का बता रखा है वो कितना बता रखा है हमें? 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी बोल सकता हूँ मैं। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF विल बी। चलो, इस वायर के अंदर कितनी EMF इंड्यूस होगी वो निकालनी है हम लोगों को। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी बेटा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कैसे मार्क करूं? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, कैसे होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है ना। बोलो। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो साउथ टू नॉर्थ होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा। क्या वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से EMF इंड्यूस? मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। हालांकि क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट इन्होंने बता नहीं रखा है, पर उसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा तुम्हारे वायर की वेलोसिटी उसके पैरेलल है। जब मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है तो उसकी वजह से EMF इंड्यूस जीरो। ठीक है ना, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में EMF इंड्यूस करा पाएगी वो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है ना, और अब EMF इंड्यूस किसके बराबर होती है? BVL में वायर की वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी? 5 मीटर पर सेकेंड। वायर की लेंथ कितनी है तुम्हारी? क्वेश्चन के अंदर लेंथ क्या बता रखी है? 10 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे? तो मैं देख रहा हूँ इसने सॉल्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसी को ले रखा है। क्वेश्चन में लैंग्वेज पे ध्यान दो। इट इज फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, वायर की जो वेलोसिटी है, अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली वेलोसिटी वर्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में तो 90 डिग्री होगा, इसने बता रखा है, हमें वैसे ही पता है। ठीक है, नोटिस करो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल कितना है हमारा? 45। एक BH cos 45, एक BH sin 45। BH cos 45, ठीक है ना, ये एंगल में 45 डिग्री मार्क करके दिखा रहा हूँ तो मैं। BH का कंपोनेंट BH cos 45 वायर के लेंथ के पैरेलल है, इसकी वजह से EMF इंड्यूस अगेन जीरो। BVL में से कोई भी दो पैरेलल हो जाते हैं तो EMF इंड्यूस जीरो। तो वायर में जो EMF इंड्यूस होगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सिर्फ उसी कंपोनेंट की वजह से हो जो वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर है, दैट इज BH sin 45। sin 45 1/√2। velocity of wire is 5 meter per second and length of wire is 10 मीटर। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से इसने जो आंसर निकाल रखा है गलत निकाल रखा है। इसने आंसर A दे रखा है, मेरे हिसाब से आंसर B आएगा। चलो, दिमाग चला क्या बोल रहा मैंने? मेरी बात फॉलो कर पाए सारे लोग?
ठीक है ना, इसने ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला बीवीएल लगा दिया और बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ले लिया। तुम देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है ना, उसका एक कंपोनेंट वायर के लेंथ के पैरेलल आएगा, एक वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर आएगा। जो वायर के लेंथ के पैरेलल आएगा उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगी, जो वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। और वो बी एच नहीं, बी एच का कंपोनेंट बी एच साइन 45। ठीक है ना, गलत दे रखा आंसर, चेंज कर लो। जो किताब हम लोग यूज कर रहे हैं इस किताब में गलत आंसर दिया हुआ है। आंसर इसने ए ऑप्शन दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -3, गलत है। 1.1 इंटू 10 की पावर -3 बी आंसर है। आया समझ में, आया सबको? जिनसे हो गया था, ठीक है, ध्यान देना है, सॉल्यूशन देख के आगे नहीं बढ़ जाना है। कई बार किताबों के सॉल्यूशन में गलतियां होती हैं, इसने गलत सॉल्यूशन दे रखा है इस किताब में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। ये सर्किट हमें दिखा रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज, इन द सर्किट शोन हियर द पॉइंट सी इज केप्ट कनेक्टेड टू पॉइंट ए टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम कांस्टेंट। तो पहले ए और सी को हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, ए और सी को कनेक्टेड छोड़ दिया और सर्किट में करंट बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो चुका है। तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में? बैटरी की वजह से, अगर वी वोल्ट की बैटरी है, रजिस्टर आ रहा है, इंडक्टर एल है, बहुत देर तक हमने सर्किट को क्लोज छोड़ दिया, एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह बिहेव करेगा और सर्किट में करंट, ठीक है, समीक्षा कितना हो जाएगा? वी बाय आर। करंट बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? वी बाय आर। चलो नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है अभी? आफ्टरवर्ड्स सडनली पॉइंट सी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड कनेक्टेड टू पॉइंट बी। ये कनेक्शन हम लोगों ने ब्रेक कर दिया और ये सी और बी को हम लोगों ने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, तो चलो ध्यान से देखो, इंडक्टर क्या होता है? इनर्शिया इन द सर्किट। इंडक्टर अपने थ्रू करंट को एकदम से चेंज नहीं होने देगा। तो जब हमारा स्विच ए और सी को कनेक्ट कर रहा था तब इंडक्टर में करंट वी बाय आर था। तो जैसे स्विच को हमने ए से बी पे शिफ्ट किया तो भी इंडक्टर के थ्रू करंट वी बाय आर ही रहेगा। इंडक्टर अपने थ्रू करंट को एकदम से चेंज नहीं होने देगा। अब तुमसे बोलते हैं, जब भी तुमने ये स्विच ए से बी पे शिफ्ट किया है उस समय तुम्हारा टाइम t इक्वल टू 0 है, उस समय हमने अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर ली है। तो क्वेश्चन में कहते हैं रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर एट टाइम एल बाय आर। टाइम एल बाय आर पे रजिस्टर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उनका रेशियो बताना है हमें। ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलो ध्यान से देखो, अब सर्किट में करंट वी बाय आर था, टाइम टी इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, जैसे ही हमने स्विच को ए से बी पे शिफ्ट किया सर्किट से बैटरी रिमूव हो गई, बैटरी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, बैटरी रिमूव हो गई तो सर्किट में करंट क्या हो जाना चाहिए? बैटरी सर्किट से हट चुकी है तो सर्किट में करंट क्या हो जाना चाहिए? सर्किट में करंट क्या हो जाना चाहिए? 0। पर इंडक्टर होने की वजह से करंट 0 जाएगा पर स्लोली। इंडक्टर अपने थ्रू करंट को एकदम से चेंज नहीं होने देगा, अपने थ्रू फ्लक्स को एकदम से चेंज नहीं होने देगा। फ्लक्स धीरे धीरे वेरी करेगा, करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? तो I इज इक्वल टू आई, कैपिटल आई, वी बाय आर ई की पावर -t बाय टाउ। टाउ की वैल्यू एल बाय आर होती है। ठीक है ना, और क्वेश्चन में तुम्हें जिस टाइम पे पूछ रहा है क्वेश्चन, वो टाइम एल बाय आर टाउ के बराबर है। ठीक है ना, टाइम को टाउ डाल देता हूँ, करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एट टाइम t इक्वल टू एल बाय आर, दैट इज एट टाइम टाउ। t को टाउ डालो, टाउ अपॉन टाउ क्या बन जाएगा? 1। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v बाय आर ई की पावर -1, 1/e। और ध्यान दो, अब तुम्हें सर्किट में फ्लो होने वाला करंट पता है तो तुम्हें रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता है। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी आई आर। आई की वैल्यू v बाय आर इंटू 1/e को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो v बाई आ जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर v बाई कैसे निकाला, समझ में आया? आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी मैंने यहाँ से, v बाय आर इंटू 1/e इंटू आर से आर कैंसिल हो गया, v बाई वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आ गया। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आ गया, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल डी आई बाई डी टी। आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करो। डी आई बाई डी टी, वी बाय आर तो कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। चेन रूल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जाओ, -t बाय टाउ का डिफरेंशिएशन
-1/टाउ। खैर माइनस साइन नहीं लगा रहा क्योंकि मैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड पे दिमाग लगा रहा हूँ, पोलैरिटी पे दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है ना। और टाउ की वैल्यू क्या होती है? टाउ की वैल्यू क्या होती है? L/R। और टाइम, जिस टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो टाइम हमें क्या बता रखा है? L/R, टाउ के बराबर। टाइम को मैं टाउ के बराबर सब्सटीट्यूट करूंगा तो -1 1/e, ठीक है ना। L/R से L/R कैंसिल हो गया, फिर से क्या आ गया? V/E। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी V/E, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी V/E, दोनों का रेशो पूछा है। तो एट टाइम t इक्वल टू L/R, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसके बराबर आ गया? 1। अच्छा, हमारे पास 1 के साथ -1 ऑप्शन भी है, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का मैंने ये मैग्नीट्यूड निकाला है, मैंने पोलैरिटीज पे ध्यान नहीं दिया था। तो रेशो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ गया। पर अभी यहाँ पे मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ तो एक 1 भी है और एक ऑप्शन हमारे पास -1 भी है। तो 1 और -1 कैसे डिसाइड करेंगे? तो ध्यान से देखो, रजिस्टर की पोलैरिटी कैसे मार्क करोगे? करंट का डायरेक्शन देख के। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इन अ रेजिस्टेंस। और जब बैटरी हट चुकी है तो सर्किट में करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? जब बैटरी हट चुकी है तो सर्किट में करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज को किससे एसोसिएट करना पसंद करोगे? प्लस से या माइनस से? करंट सर्किट में डिक्रीज हो रहा है तो करंट को, डिक्रीज को हम किससे एसोसिएट करना पसंद करेंगे? माइनस से। तो करंट के डायरेक्शन में मूव होते हुए पहले माइनस फिर प्लस। इंडक्टर की पोलैरिटी कैसे मार्क करी, समझ में आया सबको? तो ध्यान से देखो, रजिस्टर की पोलैरिटी करंट के डायरेक्शन में मूव होते हुए गए तो पहले प्लस आया फिर माइनस आया, जबकि इंडक्टर के अंदर पहले माइनस आया फिर प्लस आया। तो पोलैरिटी सेम या ऑपोजिट? रजिस्टर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोलैरिटी आ रही है, सेम या ऑपोजिट? ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उनके मैग्नीट्यूड तो सेम आ गए पर पोलैरिटी ऑपोजिट है। रेशो VR/VL का रेशो 1 या -1? -1। आंसर सी। चला दिमाग चला। पोलैरिटी कैसे मार्क करी, समझ में आ रहा है? रजिस्टर की पोलैरिटी कैसे मार्क करते हैं? करंट का डायरेक्शन देख के, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस। इंडक्टर की पोलैरिटी कैसे मार्क करते हैं? करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट के डायरेक्शन मूव होते हुए पहले प्लस फिर माइनस, और करंट जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज को हम किससे एसोसिएट करेंगे? माइनस से। करंट के डायरेक्शन मूव होते हुए इंडक्टर की पोलैरिटी पहले माइनस फिर प्लस। आ गया, समझ में आ गया? करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस 2013 में आया क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर्किट के अंदर बैटरी लगा रखी है, रजिस्टर लगा रखा है, कैपेसिटर, इंडक्टर और दो स्विचेस लगा रखे हैं। तो इन LCR सर्किट शोन बिलो बोथ स्विचेस आर ओपन इनिशियली, S1 S2 दोनों ओपन है। नाउ स्विच S1 इज क्लोज्ड, S2 इज केप्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है ना, स्विच S1 को क्लोज कर दिया और S2 को ओपन छोड़ दिया है, मतलब इंडक्टर सर्किट का पार्ट नहीं बना है। बस स्विच क्लोज करने पे सर्किट में जो एलिमेंट्स हमारे काम करेंगे, बैटरी, रजिस्टर और कैपेसिटर। वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। कब? टाइम बताया नहीं इसने। तो जनरल बात करें तो हम क्या, ऐसा हमेशा होगा कि सर बैटरी जो भी वर्क करेगी उसका हाफ एनर्जी रजिस्टर में डिसिपेट होगा और हाफ कैपेसिटर में स्टोर होगा। ट्रू या फॉल्स? बैटरी जो भी यहाँ पे वर्क करेगी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, जो भी वर्क करेगी उसका 50% रजिस्टर में और 50% कैपेसिटर में। 50% एनर्जी रजिस्टर के अक्रॉस हीट के फॉर्म में डिसिपेट और बाकी 50% कैपेसिटर में स्टोर। ट्रू या फॉल्स? बोलो क्या लगता है? बोलो कुछ जवाब दो। सही बोलोगे तो फिर मैं समझाऊंगा, गलत बोलोगे तब भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। बोलो। ए ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि हम लोगों ने स्विच S1 क्लोज कर दिया, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया और रजिस्टर के अंदर जो हीट डिसिपेट हो रही है वो वर्क डन बाय बैटरी का 50% है। तो ऑब्वियसली बैटरी जो वर्क कर रही है कुछ कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करने में यूटिलाइज हो रही होगी, ठीक है ना। बैटरी का जो भी एनर्जी सप्लाई हो रहा है, बैटरी जो भी वर्क कर रही है उसका कुछ पार्ट कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में जाएगा, बाकी रजिस्टर के क्रॉस हीट के फॉर्म में वेस्ट होगा। बैटरी जो भी वर्क करेगी उसका 50% रजिस्टर में जाएगा। ट्रू या फॉल्स? बैटरी जो भी वर्क करेगी उसका 50% पार्ट रजिस्टर के क्रॉस हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। ट्रू या फॉल्स?
यानी कि क्या जवाब देगा आदित्य, क्या लगता है? फॉल्स, क्यों फॉल्स? ऐसे समीक्षा क्यों फॉल्स बता रही है? चलो, आरसी सर्किट्स को जब भी हम लोग इस तरह के एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस को के लिए एनालाइज करते हैं तो क्या इक्वेशन यूज करते हैं हम लोग? वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस हीट डिसिपेटेड। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालते हैं? तो चलो, स्विच क्लोज कर दिया, सर्किट में करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा? जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा? क्यू नॉट की वैल्यू कौन बताएगा समीक्षा? सीवी आ जाएगा ना। क्यू इज इक्वल टू सीवी पढ़ा हुआ है सबने। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, अपने थ्रू और करंट को फ्लो होने नहीं देगा, तब कैपेसिटर के पास कितना चार्ज डिपॉजिट हो चुका होगा? सीवी। ठीक है ना। तो बैटरी की वोल्टेज वी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कैपेसिटर की प्लेट कनेक्टेड है उस पे इनिशियली चार्ज कितना था? जीरो। फाइनली चार्ज कितना हो गया है? सीवी। तो ऑब्वियसली बैटरी ने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में कितना चार्ज सप्लाई किया है? सीवी। तो बैटरी की वोल्टेज कितनी है? वी। बैटरी ने चार्ज कितना सप्लाई किया? सीवी। बैटरी ने वर्क कितना किया? सीवी स्क्वायर। बैटरी ने वर्क कितना किया? सीवी स्क्वायर। ठीक है ना। कैपेसिटर के अंदर इनिशियल, कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना था? जीरो। इनिशियल एनर्जी जीरो। फाइनली कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ चुका है? सीवी। तो कैपेसिटर में फाइनल एनर्जी क्या होगी? होगी क्यू स्क्वायर बाय टू सी। क्यू स्क्वायर बाय टू सी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला लगा के, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस हीट डिसिपेटेड। तो ध्यान दो, बैटरी ने वर्क किया सीवी स्क्वायर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हुई सीवी स्क्वायर बाय टू। तो ध्यान दो, हीट कितनी डिसिपेट हुई? सीवी स्क्वायर माइनस सीवी स्क्वायर बाय टू। सीवी स्क्वायर बाय टू है समीक्षा। तो बैटरी ने टोटल वर्क कितना किया ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर? बैटरी ने टोटल वर्क कितना किया? सीवी स्क्वायर। और उसमें से हीट के फॉर्म में कितना गया? हाफ सीवी स्क्वायर, 50%। ठीक है ना। अब देख, तेरे सामने मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ रहा हूँ। वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। ठीक है ना। क्या क्या होना चाहिए था? वर्क डन बाय बैटरी इज ट्वाइस द ऑफ हीट लिबरेटेड अक्रॉस द रजिस्टर। नहीं, रजिस्टर क्रॉस जितनी हीट डिसिपेट हो रही है, वर्क डन बाय बैटरी जो है उसका 2 टाइम्स है। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ए हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है। चलो, स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट बी में कह रहा है एट टाइम टी इक्वल टू टाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज सीवी बाय टू। टाउ टाइम में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज आ जाएगा? टाउ टाइम क्या होगी? एवरेज लाइफ। टाउ टाइम क्या होगा? एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ में कितना चेंज आएगा? 63%। इनको रिजल्ट पता है, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं पता, इक्वेशन से निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, 1 - e⁻ ये होता है ना कैपेसिटर पे चार्ज की इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम को डालो टाउ, टाइम को डाला टाउ, e⁻−1, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा? CV 1 - 1/1 क्या होता है? 0.37। 1 - 1/e क्या हो जाएगा? 0.63। तो चार्ज कमिंग ऑन द कैपेसिटर विल बी 0.63 ऑफ CV। और ये बोल रहा है CV/2। गलत हो गया ना। ठीक है ना। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? एट टाइम टी इक्वल टू 2 टाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज CV ब्रैकेट में 1 - e⁻²। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। देखो, सी ऑप्शन में कह रहा है एट टाइम टी इक्वल टू 2 टाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, क्या बता रहा है ये? CV 1 - e⁻²। तो ध्यान दो, तुम्हारे सामने ये इक्वेशन मैंने लिखी रखी है। इस इक्वेशन में टाइम को डालो 2 टाउ।
2 टाउ अपॉन टाउ 2 ई की पावर -2 आ गया ना एक्सप्रेशन, ये सी ऑप्शन सही हो गया। और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, एट टाइम टी इक्वल टू टाउ बाई 2 चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज सी वी 1 माइनस ई की पावर -1। ठीक है, तो टाइम को डालो टाउ बाई टू अपॉन टाउ 1/2 ई की पावर -1 नहीं, ई की पावर -1/2 होना चाहिए था। डी ऑप्शन गलत हो गया। क्या काम की बात, आंसर सी। भाई दोनों बातें समझ में आ गई। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक्सप्रेशन यूज करके BCD वाले ऑप्शन एनालाइज हो गए, और ए ऑप्शन के लिए जो एनर्जी वाली कहानी थी उसके लिए मैंने वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर प्लस हीट डिसिपेटेड वाला रिलेशन लगाया। ठीक है ना, सर्किट में बैटरी लगी है, वर्क करेगी, बैटरी जो भी वर्क करेगी उसका कुछ पार्ट कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ाने में जाएगा और बाकी सर्किट में लगे रजिस्टर के क्रॉस हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रहा होगा। चलो ये जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक फैन मोटर दे रखी है। फैन की मोटर के अंदर कॉइल लगी हुई है जिसका इंडक्टेंस 10 हेनरी बता रखा है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर एट 50 हर्ट्ज इट शुड बी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटेंस ऑफ। तुम्हारी फैन की जो मोटर है उसके साथ कैपेसिटर लगाएंगे हम लोग, और तुम्हारी जो फैन की मोटर है वो मैक्सिमम पावर कंज्यूम करते हुए मैक्सिमम स्पीड पे तुम्हारा फैन काम करे, उसके लिए साथ में जो तुम कैपेसिटर लगाओगे फैन मोटर के साथ, ठीक है ना, वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें बतानी है। तो मुझे बताओ, तुम्हारे पास जो कैपेसिटर लगाओगे ऑब्वियसली फैन की मोटर के साथ, फैन की मोटर की कॉइल के साथ सीरीज में लगाओगे। सीरीज LCR सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर की क्या कंडीशन होती है, मैक्सिमम पावर कब मिलती है? सीरीज LCR सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर हमें कब मिलती है? हाँ गौरव, बहुत बढ़िया, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हाँ, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनिकेत बोल रहा है जब पावर फैक्टर 1 हो जाए। ठीक है ना, जिस तरीके से भी सोच लो, पावर फैक्टर 1, पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं अनिकेत? पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? R/Z। ठीक है ना, सीरीज LCR सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता है? पावर फैक्टर R/Z, सर्किट का इम्पिडेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/C का स्क्वायर, सीरीज LCR सर्किट का नेट इम्पिडेंस। अब तुम्हें मैक्सिमम पावर चाहिए मोटर के क्रॉस, ठीक है ना, तो तुम पावर फैक्टर को क्या कराओगे? 1, पावर फैक्टर को 1 कराना है, तो ऑब्वियसली ZL माइनस ZC ω/L माइनस 1/ω/C वाला टर्म जीरो करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, रूट ऑफ R² R बन जाएगा, R/R, कॉस फाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, पावर फैक्टर 1 आ जाएगा, पावर VRMS IRMS कॉस फाई तुम्हें मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ZL माइनस ZC ω/L माइनस 1/ω/C को हमें जीरो करना है, दैट इज ω/L इक्वल टू 1/ω/C, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ठीक है ना, ये सेम डिस्कशन हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में भी आता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अंदर भी हम लोग बात बात करते हैं कि पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, हमें सर्किट के अक्रॉस मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/2π√LC, ओमेगा अपॉन 2π, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC, ओमेगा की वैल्यू 1/√LC। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली कहानी पता है वो तो डायरेक्ट ही बता देगा, ओमेगा की वैल्यू हमें क्या चाहिए? 1/√LC। और जिनको नहीं पता है वो पावर फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। खैर इन एनी केस तुम्हें ओमेगा पता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 इंटू 2π, 100π इज इक्वल टू 1/√LC। में क्वेश्चन में मोटर का इंडक्टेंस हमें क्या बता रखा है? 10 हेनरी। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉल्व करके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, आगे समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 2004 AIEEE में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर वी हैव अ कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेजिस्टेंस R ओम। हमारे पास यहाँ पे कॉइल है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमें n बता रखे हैं, रेजिस्टेंस इसका हमें R ओम बता रखा है, इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर ऑफ
रेजिस्टेंस 4R कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस 4R है. दिस कॉम्बिनेशन इज मूव फ्रॉम फॉर टाइम t सेकेंड फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड W1 वेबर टू W2 वेबर. देखो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पर W1 W2 जो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है यूनिट बता रहा है वेबर. वेबर किसकी यूनिट होती है? तो वेबर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है. तो यूनिट देख के तुमने ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड के नाम पे तुम्हें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है ना, तो चलो ध्यान से देखो. इनिशियल फ्लक्स, तो इनिशियली तुम्हें फ्लक्स बता रखा है मैग्नेटिक फील्ड W1 वेबर. बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज W1 वेबर. यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कॉइल के? n. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? NBA. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NBA. और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया फ्लक्स तुम्हें W1 बता ही रखा है क्वेश्चन में. ये आ गया हमारा इनिशियल फ्लक्स. टाइम t के अंदर हम लोग उसको ले गए किसी कॉइल को दूसरे रीजन में जहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? W2 वेबर. एक कॉइल के एक टर्न के थ्रू W2, तो नेट फ्लक्स n टर्न्स के थ्रू n टाइम्स W2. द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, इंड्यूस्ड करंट बताना है हमें. तो करंट किसके बराबर होगा? E/R. करंट किसके बराबर होगा? E/R. EMF किसके बराबर होगी? -dφ/dt. ठीक है ना, तो चलो पहले बताओ सर्किट के अंदर तुम्हारी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है? R. साथ में हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है करंट मेजर करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस 4R. तो जो भी यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा उस करंट को लूप में कितना रेजिस्टेंस मिलने वाला है? ठीक है ना, इस रिंग के अंदर, इस कॉइल के अंदर जो भी करंट इंड्यूस होगा उस करंट को कॉइल का रेजिस्टेंस R तो मिलेगा ही मिलेगा. और जब गैल्वेनोमीटर हमने करंट मेजर करने के लिए लगा रखा है तो ये करंट इसके थ्रू भी तो जाएगा. नेट रेजिस्टेंस करंट को कितना मिलने वाला है? R + 4R, 5R. और चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स क्या हो जाएगा? NW2 - NW1. और ये फ्लक्स को चेंज होने में टाइम कितना लगा? टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बता रखी है? T. तो करंट जो आएगा हमारा कॉइल के अंदर कितना आ जाएगा? N/5RT W2 - W1 विद माइनस. क्या ऑप्शन बना हमारा? बी आंसर. आया समझ में? आया किसे किया? कॉइल का रेजिस्टेंस R, साथ में कॉइल के हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है कॉइल में करंट मेजर करने के लिए, उसका रेजिस्टेंस 4R. तो जो भी करंट कॉइल में इंड्यूस होगा उसको टोटल रेजिस्टेंस कितना बियर करना पड़ेगा? R + 4R, 5R. इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, EMF बाय रेजिस्टेंस करंट. ठीक है. ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस के 2004 का क्वेश्चन है. इसके अंदर लैंग्वेज में एक बार फिर से तुम्हारे लिए ट्रीट करता हूँ. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B, a wire in the form of semicircle of radius small r rotates about the diameter of the circle with angular frequency omega. If the total resistance of the circuit, ठीक है ना, तुम्हारे जो ये हाफ रिंग हमने रोटेट करा रखी है, इसके एंड्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ कनेक्टिंग वायर्स भी लगा रखी होंगी. पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हम लोगों को कैपिटल R बता रखा है. द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ द रोटेशन, एवरेज पावर बतानी है पर पीरियड, दैट इज इन वन टाइम पीरियड. तो चलो निकालें. द मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ द रोटेशन. तो चलो एवरेज पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? पावर का फॉर्मूला, ठीक है ना, क्या लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे? V²/R. पावर का फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे? V²/R. और V क्या लोगे? V एवरेज, V पीक, V RMS. ठीक है ना, जैसे जैसे तुम्हारा यहाँ पे रिंग रोटेट कर रही होगी इसके अक्रॉस वोल्टेज वेरी कर रही होगी. ठीक है ना, ध्यान से देखो, ये कॉइल तुम्हारी रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. क्या याद आता है? इस रोटेटिंग कॉइल को देख के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रोटेट करा दिया. कहाँ ऐसा करते थे? यानी कि याद कर. समीक्षा याद आ रहा है? कोई कॉइल ले ली गौरव, ठीक है ना, कोई कॉइल ले ली और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा देते थे. कहाँ पे आता था ऐसा सेटअप? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रोटेट होता हुआ देख के कौन सा सेटअप याद आता है? हाँ बहुत बढ़िया. AC जनरेटर में ऐसे ही करते थे ना हम लोग. AC जनरेटर के अंदर एक कॉइल होती थी, कॉइल को रोटेट कराते थे. ठीक है ना, कॉइल के थ्रू फ्लक्स वेरी करता था टाइम के साथ, याद है?
फ्लक्स का एक्सप्रेशन बी ए कॉस ओमेगा टी लिखते थे हम लोग, ओमेगा से रोटेट कर रही है कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी, और फ्लक्स की वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी को हम लोग डिफरेंशिएट करके फिर ईएमएफ निकालते थे माइनस डी फाई बाई डी टी से, तो ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। अब ईएमएफ तुम देख रहे हो टाइम के साथ वेरी कर रही है, वायर के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, जो वोल्टेज आ रही है, वो टाइम के साथ वेरी हो रही है। एवरेज पावर चाहिए, तो हमें तुम्हारे कॉइल की रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, कॉइल में इंड्यूस होने वाली वोल्टेज वेरी कर रही है, तो अगर तुम्हें एवरेज पावर चाहिए तो तुम्हें वी स्क्वायर का एवरेज चाहिए। और मुझे बताओ वी स्क्वायर का एवरेज कहाँ से मिलेगा? वी आर एम एस के स्क्वायर से। आया क्या याद? वी आर एम एस क्या होता है? वोल्टेजेस के स्क्वायर्स के मीन का रूट, वोल्टेजेस के स्क्वायर्स के मीन के रूट का स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? वेलोसिटी के स्क्वायर्स का मीन आ जाएगा, वेलोसिटी के स्क्वायर्स का एवरेज आ जाएगा, और जहां वेलोसिटी के स्क्वायर्स का एवरेज आ गया, बाय आर करके एवरेज पावर आ जाएगा। ठीक है। और तुम्हारे सामने देखो, जो तुम्हारे कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसके एक्सप्रेशन को देखो, E इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई आती है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वैसी तो वोल्टेज सप्लाई है। क्या होगी इसकी आरएमएस वैल्यू? क्या होगी इसकी आरएमएस वैल्यू? वी नॉट बाय रूट टू। चला के दिमाग? ठीक है ना, समझ में आ गया? बस अब देख लो एवरेज पावर क्या आ रही है, तो ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, एरिया क्या लोगे? हाफ रिंग का, हाफ रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय टू, पाई आर स्क्वायर बाय टू का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बाय टू का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर में रूट टू का स्क्वायर 2, और बाहर 1/r तो है ही हमारा। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास? ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 8 कैपिटल आर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? बी ऑप्शन बन गया। आया समझ में? आया कैसे किया? कॉइल को रोटेट करते हुए सबसे पहले तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए ये एसी जनरेटर क्वेश्चन है। एसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी हमने बहुत बार पढ़ रखा है, बहुत बार यूज भी कर रखा है। ठीक है ना, बस उसी से रिलेट करो। एवरेज पावर चाहिए, वी स्क्वायर बाय आर का एवरेज चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, बट वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज गोइंग टू वेरी विद टाइम। ठीक है, तो जब मुझे एवरेज पावर चाहिए तो मुझे कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाली ईएमएफ के स्क्वायर्स का एवरेज चाहिए, विच विल बी प्रोवाइडेड बाय वी आर एम एस का स्क्वायर। और कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म की है। वी नॉट साइन ओमेगा टी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू हमें मालूम है वी नॉट बाय रूट टू होता है, तो वी नॉट ओमेगा बी ए बाय रूट टू का स्क्वायर वी आर एम एस का स्क्वायर बाय आर एवरेज पावर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? तो वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाय रूट टू, अगर हमारे पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो इसकी आर एम एस वैल्यू वी नॉट बाय रूट टू कब यूज कर सकते हैं? किसको याद है? वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाय रूट टू कब यूज कर सकते हैं? जब क्वेश्चन में जिस टाइम इंटरवल में बात हो रही हो वो टाइम इंटरवल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी बाय टू, याद है? एवरेज वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाय रूट टू ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं होती। वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाय रूट टू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में आई आर एम एस की वैल्यू आई नॉट बाय रूट टू कब लगा सकते हैं? जब जिस टाइम इंटरवल में तुम्हें क्वेश्चन में दिमाग लगाने को बोला है वो टाइम इंटरवल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टी बाय टू, कैपिटल टी बाय टू, टाइम पीरियड बाय टू। और इसलिए क्वेश्चन के अंदर तुम देख लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दे रखा था तुम्हें? एवरेज पावर निकालो इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड कैपिटल टी बाय टू का मल्टीपल है, वन टाइम पीरियड बाय टू का मल्टीपल में आएगा, और इसलिए हमारा वी आर एम एस का फॉर्मूला वी नॉट बाय रूट टू लग जाएगा। चला दिमाग? चला? ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में टाइम इंटरवल कोई आर्बिट्री दे रखी होती जो कैपिटल टी बाय टू के मल्टीपल्स पे नहीं होती, फिर हमें वी आर एम एस ढूंढने के लिए वी आर एम एस का बेसिक फॉर्मूला, वी आर एम एस का बेसिक फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? वी आर एम एस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेजेस के स्क्वायर्स का मीन,
सॉरी, तुम्हारे पास कोई वोल्टेज सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई का फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसके स्क्वायर्स का मीन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और फिर होल का अंडर रूट, ये एक्सप्रेशन यूज करके हमें वी आर एम एस यूज करना पड़ जाता, पर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तुमसे ये एक्सप्रेशन कभी यूज करवाने वाले नहीं है कि तुम इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और फिर उसका अंडर रूट करके पहले वी आर एम एस निकालो फिर ये कैलकुलेशन करो। ठीक है ना, तो जनरली क्वेश्चन में टाइम हमेशा इस तरीके से ही देंगे कि वी आर एम एस के जो रिजल्ट तुम लोगों को याद है वो तुम अप्लाई कर लो। तो वी आर एम एस का रिजल्ट वी नॉट बाय रूट टू, फिर भी कॉन्सेप्चुअली तुम्हें याद रखना है, इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन टाइम इंटरवल प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कैपिटल टी बाय टू। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो हमें टाइम इंटरवल दी थी जिसमें हमें एवरेज पावर निकालनी थी, वो टाइम इंटरवल कैपिटल टी थी, कैपिटल टी बाय टू के मल्टीपल में थी, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने वी आर एम एस का फॉर्मूला वी पीक बाय रूट टू लगा दिया, वोल्टेज की पीक वैल्यू बाय रूट टू लगा दी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो यही क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछे थे, सारे डिस्कस कर दिए मैंने। ठीक है ना, अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं बेटा।